एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल fanzila.com नहीं, लेट्स लर्न विद डी ए। हम लोग पढ़ने वाला काम कर रहे हैं, सो लेट्स लर्न विद डी ए है ना, डी ए। तो मेरे कपड़ों को लेके प्लीज़ कमेंट मत मारना यार, मैं बहुत आलसी हूँ। मैं क्या करूँ कपड़ों के मापने में, बाहर जाती हूँ फिर मेरा मन करता है चेंज करने का, ऐसे घर पे मेरा मन नहीं करता चेंज करने का। सो सॉरी फॉर दैट। एंड सॉरी किस बात की, आप लोगों ने तो पढ़ना है ना, मेरे कपड़ों को क्या करना है आपने, है ना। तो हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और आज हम लोग करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, क्या करेंगे, ओम्स लॉ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो लाइक का बटन पहले ही दबा देना, ठीक है, ये तो बाद में भूल जाओगे। सो हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास, चैप्टर नंबर 12 लिखा हुआ है। मैंने जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला मैंने डाउनलोड किया था उसमें भी 12 ही लिखा हुआ था। तो कल मैंने क्या कराया था, आपको ये इंट्रोडक्शन वगैरह करा दी थी, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट करा दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस करवा दिया, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख लो, ठीक है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, आज हम लोग करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। क्या करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। क्या करेंगे, ओम्स लॉ, ठीक है। सो नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है भैया, मैंने आज रिटर्न में भी आंसर दिया है आपको, रिटर्न में भी आंसर करवाऊंगी आज मैं आपको ना। तो ओम्स लॉ पहले बुक से पढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आपको रिटर्न वाला देती हूँ। तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है, इज़ देयर अ रिलेशनशिप, उसने पहले पूछा, क्वेश्चन पूछा आपसे कि इज़ देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट आई थ्रू इट, कोई रिलेशन होता है इन दोनों में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। सो लेट अस एक्सप्लोर और विद एन एक्टिविटी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ढूंढते हैं किसी एक्टिविटी के द्वारा। तो चलो एक्टिविटी पढ़ते हैं, है ना। एक्टिविटी भी पढ़ना ज़रूरी होता है, पढ़ लेना चाहिए। सो एक्टिविटी क्या बोल रही है, 12.1 सेटअप अ सर्किट। एक सर्किट सेटअप करो, शोन इन द फिगर, कंसिस्टिंग ऑफ निक्रोम वायर XY ऑफ द लेंथ। निक्रोम भी एक एलॉय है, ठीक है, क्रोमियम और निकल से बना हुआ है मेरे ख्याल में, क्रोमियम और निकल, क्रोमियम CHRO, क्रोमियम प्लस निकल NiCKEl, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा आपने, कंपाउंड उनके नाम पढ़ लिए होंगे। तो से 0.5 mm उसकी विड्थ है, 0.5 mm, ठीक है। और उसके साथ एक एमीटर लगाया, एक वोल्टेज लगाया एंड 4 सेल भी लगा दिए। और सेल का आपको साइन पता है ना, ऐसे ऐसे करके लगाने हैं, 4 सेल लगाने हैं, ठीक है, इस तरह से। ये छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से 4 सेल लगाने हैं। तो निक्रोम इज़ अलॉय ऑफ निकल, अरे मैंने बता ही दिया, निकल, क्रोमियम और भी है, मैंगनीज एंड आयरन भी है उसमें, ठीक है। तो मैंने सिर्फ निकल और क्रोमियम बोला था, N फॉर निकल, C फॉर क्रोमियम, लेकिन इसमें मैंगनीज और आयरन भी है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब इसने सर्किट इन्होंने बनाया हुआ है, एक्टिविटी है, पेपर में पूछते हैं कभी कभी, ड्रॉ, ये क्या है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड गिव द प्रोसीजर ऑफ द ओम्स लॉ, या फिर एक्सप्लेन ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमें करके बताओ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दो। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में ये वाला आंसर आ जाता है, ये जो एक्टिविटी दी है ना, इसलिए मैं आपको एक्टिविटी करवा रही थी ये वाली, ठीक है ना। तो ये पेपर में आता है कभी कभी। सो आगे क्या लिखा हुआ है, ये आपका आ गया सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या दिया है, एमीटर दिया है, की दे दी, की क्या है, ऑन ऑफ के लिए स्विच, ठीक है ना। डॉट है तो ये क्लोज है, डॉट नहीं होता तो ओपन होती, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, क्या है, रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका, रेसिस्टेंस हो गया XY। ये रेसिस्टेंस के पैरेलल होता है वोल्ट मीटर, कल मैंने आपको बताया था, वोल्टेज जो होता है रेसिस्टेंस के पैरेलल होती है, और अमीटर जो है वो सीरीज़ में लगी होती है, ठीक है ना, सीरीज़ होता है साथ में। तो रेसिस्टेंस के साथ एमीटर लगा और रेसिस्टेंस के पैरेलल में वोल्टेज लगा, ठीक है। याद रखेंगे इसको, सर्किट डायग्राम को। और यहाँ पे ये 4 सेल लगाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, 4 सेल अलग अलग, ठीक है। रियोस्टेट इसको बोलते हैं, मेरी डायग्राम में लिखा हुआ है रियोस्टेट, और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ऐसे करके पूरी सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है ना। करंट फ्लो कर रही है इधर से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फ्लो कर रही है, ओके। चलो फिर, सो फर्स्ट यूज़ ओनली 1 सेल, ठीक है। पहले तो एक ही सेल यूज़ कर रहे थे एज अ सोर्स ऑफ सर्किट। नोट दैट द, पहले एक सेल यूज़ करना, उसके बाद रीडिंग नोट करना किसके ऊपर, एमीटर के ऊपर, ठीक है। पहले एक ही सेल को यूज़ करके एमीटर के ऊपर रीडिंग नोट करनी है, ठीक है। एमीटर जो है वो आई फॉर द करंट एंड रीडिंग टू द वोल्ट मीटर के ऊपर भी करंट रीडिंग जो है वो चेक करो, ठीक है ना। एमीटर के ऊपर आई, वोल्ट मीटर के ऊपर क्या, वोल्टेज चेक करनी है फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है वोल्टेज के ऊपर, करंट चेक करनी है एमीटर के ऊपर, ठीक है ना। करंट किसके ऊपर चेक करनी है, एमीटर के ऊपर, और पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है आपने वोल्टेज के ऊपर,
ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, 2-3 बारी बनाओगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर, जो भी ये जो वायर है ना, ये कॉपर वायर नहीं है, ये निक्रोम अच्छी वाली क्वालिटी वाली वायर बनाई हुई है, ठीक है, एक्स वाई। उसके बाद इन द सर्किट टैबुलेट दम। अब एक काम करो, एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पहले एक सेल की रीडिंग लो, फिर 2 सेल की, फिर इस तरह से करनी है। चलो पढ़ो। नेक्स्ट कनेक्ट 2 सेल्स, अगली बारी 2 सेल्स कनेक्ट करना सर्किट में, और नोट करो, फिर से रीडिंग को नोट करो, एमीटर की अलग से, वोल्टेज की अलग से, ठीक है, ऑफ द वोल्ट मीटर फॉर द वैल्यूज ऑफ द करंट थ्रू द निक्रोम वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यही चीज़ बार बार रिपीट करेंगे, है ना। फिर 3 को करो, फिर 4 को करो। रिपीट द अबव स्टेप इनटू 3 cells and 4 cells in the circuit separately and calculate the ratio of V to I for each pair of the potential difference V and I, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करी हैं। यहाँ पे है नंबर ऑफ सेल यूज्ड, कितने, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। ये है करंट, कितनी करंट आई, कितना वोल्टेज आई, और V अपॉन I का कितना वैल्यू आई। इसको डिवाइड करके भी बताना ना, ठीक है ना। R इज इक्वल टू V अपॉन I। अभी दिया नहीं है ओम्स लॉ, अभी बताती हूँ आगे। तो ये V अपॉन I, वोल्ट अपॉन एम्पेयर आपको आ गया, तो ये वैल्यूज़ आपने लिखनी है, ठीक है ना। चलो फिर, तो हमको जो ग्राफ मिलेगा, जो हमको ओम्स लॉ का ये ग्राफ मिलेगा ऐसा वाला, ठीक है। हमको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ये ऐसा प्रकार का होगा, ठीक है। करंट इतनी करंट बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, है ना, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ होता जा रहा है साथ साथ में। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है तो 1 के ऊपर इतना मिल रहा है, ठीक है, 1 के ऊपर इतना मिल रहा है ना, इतना मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ाई, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला। ग्राफ ऐसे ही बनेंगे ना, है ना। तो अगर हम लोग ग्राफ को रब कर दें तो हमको इन पॉइंट्स का, ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये है VI ग्राफ। ये जो बना आपका करंट वोल्टेज एमीटर ग्राफ, जिसको वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर द निक्रोम वायर हो गया। स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो जाता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। शो दैट एज द करंट थ्रू अ वायर इंक्रीजेज, जैसे जैसे इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ, एंड यही आपका ओम्स लॉ है, ठीक है ना। तो इन दिस एक्टिविटी ओम्स लॉ पढ़ेंगे। इन दिस एक्टिविटी क्या हो गया भाई, यू विल फाइंड दैट अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ V अपॉन I जो है ऑब्टेन कर रहा है हर एक केस में, ठीक है ना। V अपॉन I की वैल्यू जो है वो हर जगह सेम आ रही है। जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसके फ्रिक्शन के क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते जाते हैं, है ना। 1/3 इज इक्वल टू, जैसे 1/3 इज इक्वल टू हो जाता है, कितना हो जाता है, 2/6 हो जाता है, इज इक्वल टू 3/9 हो जाता है, इसी तरह से, ठीक है। सो यू विल फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यू V अपॉन I इज ऑब्टेन्ड इन केस, एंड दस द V अपॉन I ग्राफ जो होता है, VI ग्राफ मतलब वोल्टेज करंट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है दैट पास थ्रू द ओरिजिन क्या होता है, 0.0 ऑफ द ग्राफ एज शोन इन द फिगर, एंड VI जो है वो इज़ अ कॉन्स्टेंट रेशियो है, ठीक है ना। तो इन 1887 में, ठीक है, 1827 में, मैं जो नोट्स लिखे ना उस पर डेट नहीं लिखी मैंने, तो एक जर्मन फिजिस्ट हुए जी, जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स, ठीक है। उनका जो बर्थ डेट है वो डेथ डेट भी लिखी हुई है, 1787 to 1854 हो गई। फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर, ठीक है, उनको मेटेलिक वायर में फ्लो करा रहे हैं, एंड उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल जो होती है, उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, जिसको वोल्टेज निकालनी है ना ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, ठीक है, गिवन मेटेलिक वायर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को मिल रहा था इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रही थी थ्रू इट प्रोवाइड टेम्परेचर रिमेनिंग, ठीक है, वो प्रोवाइड करी थी। अब इतना सब कुछ लिखा हुआ है, आपको आधे से ज़्यादा तो उड़ गया होगा, ये मैं आपको अपने नोट्स पे से मेरा वाला लर्न कर लेना, जो मैंने अभी लिखा है ना वो लर्न कर लेना, यहाँ से समझो बस, ठीक है। इसको बोला जाता है ओम्स लॉ। आप सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकती हो, देयर इज अ रिलेशन, ओम्स लॉ इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I, ठीक है, करंट I एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V। आप इतना सा भी लिखोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप में दिया हुआ है, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो रहने देना, छोड़ो। फिर से पढ़ दो ये वाली लाइन जो है, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of the metallic wire in an electric circuit is directly proportional किसके, हाँ, V
यही बोला ना पोटेंशियल डिफरेंस, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोवाइड कर रहा है अपना टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर सेम रहेगा इनका, जहाँ मर्जी चले जाओ टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है, इस कॉल्ड ओम्स लॉ, इसी को ओम्स लॉ बोला है ना, ठीक है, इसी को ही ओम्स लॉ कहा इसने, तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे R लेके चलेंगे, कांस्टेंट को क्या लेके चलेंगे, R लेके चलेंगे, कांस्टेंट क्या लेके चलेंगे, R लेके चलेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू I इंटू R या फिर R इंटू I। तो R क्या है, R क्या है, कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टेंस बोलेंगे। R इज स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस, RESISTANCE रेसिस्टेंस, ठीक है, R स्टैंड फॉर रेसिस्टेंस। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो रेसिस्टेंस क्या होती है, रेसिस्टेंस का मतलब है रोकना, रोक, रेसिस्ट का मतलब ही रोकना है, स्टॉप, ठीक है, रोक लगाना, स्टॉप करना, टू स्टॉप। तो रेसिस्टेंस RESISTANCE रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब ही स्टॉप करना है। तो उसने बोला कितने चार्जेस को उसने स्टॉप किया, ठीक है, रेसिस्टेंस क्या है, इट्स कॉल्ड रेसिस्टेंट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। कंडक्टर जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वायर्स, निक्रोम वायर्स या फिर मेटालिक वायर्स जो भी यूज़ कर रहे हैं, थ्रू इट उसको रोकना। और ऐसा यूनिट ऑफ ओम्स है जिसको हम लोग ग्रीक लेटर ऐसे करके उल्टा घड़ा, ठीक है, उल्टे घड़े से रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। रेसिस्टेंस देखो, अगर V इज इक्वल टू I इंटू R है, तो अगर मैं R निकालना चाहती हूँ तो V के नीचे I ले जाऊँगी, है ना, V के नीचे I ले जाऊँगी, तो ये बराबर जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I, क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I, राइट, V अपॉन I। सो इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट है, ठीक है ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इस 1 वोल्ट है, तो करंट भी इसको मान के चलो ना 1 एम्पेयर, ठीक है, 1 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पेयर इज अ करंट, तो हमारा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, ठीक है, ये बता देना। और I करंट इज ऑल्सो इक्वल टू V अपॉन R। तो कुछ भी सॉल्व करना हो, रेसिस्टेंस सॉल्व करनी है तो हमारे पास वोल्ट अपॉन, है ना, I सॉल्व करना है तो हमारे पास V अपॉन R आएगा, R सॉल्व करना है तो हमारे पास V अपॉन I आएगा, ठीक है ना, और अगर हमारे पास V सॉल्व करना है तो R इंटू I आ गया, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले बन गए आपके, ओके। सो चलो नीचे चलो। सो इट इज़ ऑब्वियसली क्या लिखा हुआ, ऑब्वियस इक्वेशन नंबर, इक्वेशन कौन सी, 7 पॉइंट ये 2.7 दैट द करंट थ्रू द रेसिस्टर जो होती है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस होगी। तो ये जो करंट फ्लो कर रही है थ्रू द रेसिस्टर, रेसिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, उल्टी चल रही है। इन्वर्सली क्या होता है ना, जो अपॉन में दिया होता है, ठीक है, करंट थ्रू द रेसिस्टर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो इफ़ द रेसिस्टेंस अगर हम लोग डबल कर देंगे तो करंट आधी हो जाएगी। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 हो जाएगा ना, है ना, ऐसा ही होगा, अलजेब्रा यही कहता है ना। तो यही बोला इसने, इफ़ द रेसिस्टेंस इज डबल, अगर रेसिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट भी तो आधी हो जाएगी, है ना। हम लोग जो कंपेयरिंग क्वांटिटी के क्वेश्चन करते थे तो हम लोग यही करते थे ना, रेट आधा टाइम डबल, याद है, नहीं याद, याद होगा। So in many practical cases it is necessary to increase. In practical cases, in many practical cases ये necessary होता है to increase or decrease the current in the electric current। भाई करंट कभी कभी increase भी हो जाती है, decrease भी हो जाती है, तो हम लोगों को resistance तो चाहिए होता है ना। तो ये component used to regulate the current without changing the voltage, ठीक है, सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस, उसको बोला जाता है। सोर्स को चेंज नहीं करना है, फिर भी करंट को, वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, उसको वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट, रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेसिस्टेंस, ठीक है। एक रियोस्टेट नाम का एक क्या है, डिवाइस है जो कि यूज़ होता है, ठीक है, इन ऑफन यूज टू चेंज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए सर्किट के अंदर। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की बात करेंगे ऑफ द कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी पढ़नी है, कितना रहा, चलो पढ़ा देती हूँ, ये पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना नोट्स पढ़ा देती हूँ आपको।
तो ये है आपका टेक अ निक्रोम वायर, ठीक है, टेक अ निक्रोम वायर, टॉर्च बल्ब भी ले लेना, एक वायर ले लो, टॉर्च बल्ब ले लो, एक वायर क्या ले लेना, वायर ले लो, टॉर्च बल्ब ले लो, और बल्ब की एनर्जी है 100 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट। एंड एमीटर हो गया आपका, एमीटर की रेंज कितनी होनी चाहिए, एमीटर ऐसी ही रेंज में होता है ना, ऐसे करके, ये छेद है तो ऐसे करके जाता है, ये सुई ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है, ठीक है, तो उसकी रेंज है 0 से लेके 1 2 3 4 और 5, ये सुई हो गई, कहीं पे भी जाती है एमीटर, ये ऐसे करके, ठीक है ना। आप प्लग भी चाहिए एंड सम कनेक्टिंग वायर्स भी चाहिए। उसके बाद एक सर्किट सेटअप करो, कनेक्टिंग द 4 ड्राई सेल, 4 ड्राई सेल्स को कनेक्ट करके 6 सर्किट ड्रॉ करो, बनाओ, ठीक है। और सेल जो होना चाहिए 1.5 वोल्ट का होना चाहिए एक, और सीरीज़ में लगाने हैं आपने, ठीक है, सीरीज़ में लगाने हैं, ऐसे करके सीरीज़ में लगाने हैं विद द एमीटर के साथ, और उसके साथ एमीटर भी अटैच करना है सीरीज़ में, कहीं पे भी अटैच कर दो, बस सीरीज़ में अटैच करना, ठीक है, किया हुआ है, ये सीरीज़ में अटैच है। आगे लीविंग अ गैप एक्स वाई, ये गैप जो है वो उसने छोड़ दिया, अरे गैप छोड़ा इसने, एक्स वाई इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि हम लोग इसको एडजस्ट कर सकें। द सर्किट शोन इन द फिगर, ये निक्रोम वायर है, ये आपका बल्ब हो गया, ये टॉर्च हो गई। आगे क्या है, ठीक है, कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट करो ये वाला सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन द गैप। अब ये एक्स वाई जो गैप बनाया था इसमें निक्रोम वायर डालो, प्लग करो की, ठीक है, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग एंड टेक द की आउट फ्रॉम द की फ्रॉम द प्लग, नाउ की निकाल दो, एंड ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर। हमेशा की ऑफ कर लेना बाद में, जैसे ही मेजर किया वैसे ही ऑफ कर लिया, क्या जैसे ही मेजर किया वैसे ही ऑफ कर लिया। आगे रिप्लेस द निक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब, अब निक्रोम वायर हटा दो और टॉर्च बल्ब को रखो इन द सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू इट, कितनी करंट लगी बल्ब को जलाने के लिए, मेजरिंग द रीडिंग ऑफ द एमीटर, एंड नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द 10 वाट के बल्ब के साथ, 10 वाट का बल्ब लगाना है अब, ठीक है, उसी एक्स वाई के गैप में। एंड आर द एमीटर रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट, एमीटर रीडिंग क्या डिफरेंट आ रही है, आएगी ही, नेचुरल सी बात आएगी, है ना। व्हाट डू वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व, क्या इंडिकेट किया है इसने। सो यू मे रिपीट द एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल इन द कंपोनेंट इन द, कोई भी मटेरियल डाल के ना इस गैप में, एक्स वाई के अंदर कोई भी गैप में कुछ भी मटेरियल रखो, ठीक है, और ऑब्जर्व करो एमीटर की रीडिंग, ठीक है। तो हमने क्या एनालाइज किया इन दिस एक्टिविटी, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, दैट द करंट, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया इन दिस एक्टिविटी, वी ऑब्जर्व द करंट इन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। व्हाई डू दे डिफर, क्यों होती है ये डिफर, सर्टन कंपोनेंट ऑफर एन ईजी पाथ, कुछ कंपोनेंट क्या करते हैं, आसान होते हैं, ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वाइल द अदर रेसिस्ट द फ्लो, कहीं रोकते हैं, कहीं कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, करंट को ईज़िली पास होने देते हैं अपने अंदर, कई कंडक्टर जो होते हैं ईज़िली पास होने देते हैं करंट अपने अंदर, लेकिन कुछ क्या करते हैं, रेसिस्ट कर देते हैं। तो वी नो, हमको पता है, वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हमको पता है मोशन क्या होता है, चलना, है ना, फ्लो, चलना, फ्लो मोशन नहीं होता है, लेकिन आप एग्जांपल लेके, मोशन का मतलब ही हिलना है, हिलना डुलना, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट करता है एन इलेक्ट्रिक करंट को, द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए विद इन द कंडक्टर। सो क्या करते हैं, वो रिस्ट्रेन करते हैं, वो रोकते हैं, ताकत लगाते हैं, ठीक है ना, कहते हैं हमने नहीं जाना, फिर भी बाय द अट्रैक्शन ऑफ द आटम अमंग विच दे मूव, दस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्टर इज क्या करता है, रिटार्डेड बाय द रेजिस्टेंस। अब हर एक कंडक्टर में अपनी अपनी एनर्जी होती है, रिटार्डेशन पावर होती है, ठीक है, कईयों में स्ट्रांग होती है, कईयों में कम होती है ना, हर कोई जो होता है वो सेम थोड़ी होता है ना। तो एक कंपोनेंट ऑफ द गिवन साइज दैट ऑफर अ लो रेजिस्टेंस, जो ऐसा कंपोनेंट जिसमें लो रेजिस्टेंस होती है उसको कंडक्टर बोलते हैं, वो बेस्ट कंडक्टर होता है ना, वो गुड कंडक्टर होता है। जिसमें रेजिस्टेंस पावर कम होती है वो कंडक्टर होता है, हमारे लिए अच्छा कंडक्टर हो जाता है, तारें हो गई वो अच्छे कंडक्टर हैं, है ना, वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर, प्लास्टिक वगैरह अच्छा कंडक्टर है आपके लिए, है क्या, नहीं है ना। तो प्लास्टिक कैसे अच्छा कंडक्टर हो सकता है, ए कंडक्टर हैविंग सम एप्लीकेबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। तो एक कंडक्टर के पास a conductor having some applicable resistance is called resistor हो जाता है। a component of identical size, a component of identical size that offer high resistance, ठीक है, एक component है जो कि एक जैसे साइज़ के हैं,
वो पुअर कंडक्टर हो गए। एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हाई रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो रोकता है वो रेसिस्टर है ना, जो रोकता है वो रेसिस्टर हो गया। तो अब जिसके पास हाई रेसिस्टेंस पावर होगी वो पुअर कंडक्टर ही होगा ना, वो अच्छा कंडक्टर कैसे हो सकता है? कंडक्टर इज ए गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कौन होता है? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे? सपोर्ट करे, है ना। कंडक्टर जो होते हैं अलो करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को टू फ्लो थ्रू इट, है ना। एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हाई रेसिस्टेंस, है ना। इंसुलेटर क्या करते हैं? हाई रेसिस्टेंस देते हैं। प्लास्टिक वगैरह कहाँ अपने आप के ज़रिए थोड़ी ना करंट तुम्हें पढ़ने देते हैं। तो ये क्या है, ये आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं। ये छोटा सा है, निक्रोम वायर की रेसिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? रेसिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है। तो पहले मैं ओम्स लॉ जो मैंने लिखा हुआ है पहले मैं वो पढ़ा लेती हूँ आपको, है ना। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ज़रा लिख लो, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है इसको लिख लो यार, ये मैंने अभी अभी मेहनत करके पूरे लिखे हैं, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओम्स लॉ स्टेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द करंट दैट फ्लो थ्रू मोस्ट ऑफ द कंडक्टर, ये जो करंट फ्लो करती है किसमें? कंडक्टर के थ्रू ही करेगी ना। करंट हमेशा कंडक्टर के थ्रू ही फ्लो करती है ना। जब आप एक साथ सारे वर्ड्स होते हैं तो आप सुन के डर जाते हो, लेकिन एक्चुअली में आपको समझ आ गया होता है। तो करंट दैट फ्लो थ्रू मोस्ट ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेफिनेशन यहाँ से आई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? द वोल्टेज अप्लाइड, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है, टू इट। अब ये जो जॉर्ज साइमन ओम्स हैं ये जर्मन फिजिस्ट हो गए कि कब? 1827 में, ठीक है। डेट लिख लो 1827, ये ब्लू कलर के लिखा हुआ मैंने, पिंक ले लेती हूँ। 1827 डेट लिख लो, ठीक है। वेरीफाई द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली। आगे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है? Ohm's law explanation. Ohm's law states that the voltage across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. ठीक है, provide all the physical condition. सब कुछ physical condition सेम रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस वोल्टेज जो होता है अगर हम लोग चेंज करते जाएंगे तो करंट भी वेरी करेगी इस तरह से। फिजिकल कंडीशन, प्रोवाइड ऑल द फिजिकल कंडीशन, चाहे गर्मी होएगा चाहे सर्दी होए, क्या फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर और रिमेन हमेशा कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। टेम्परेचर ना चेंज नहीं करेंगे, वोल्टेज चेंज करेंगे, करंट चेंज हो करेंगे तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर सेम रखना है, ठीक है। टेम्परेचर सेम रखना चाहिए। तो फिर मैथमेटिकली आप करंट वोल्टेज रिलेशनशिप कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। इट इज़ स्टेट दैट मैथमेटिकली इट इज़ गिवन दैट, यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख लो, करंट वोल्टेज रिलेशनशिप बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज इक्वल टू आई इंटू आर, या फिर बी इज इक्वल टू आर इंटू आई आ गया, ठीक है। इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोल देंगे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। एंड द रेसिस्टेंस, या फिर इसको रेसिस्टेंस बोलेंगे। एंड द आगे क्या? एंड हैज़ अ यूनिट, इसका यूनिट आएगा क्या आएगा? ओम्स, ठीक है। इसका सिंबल आएगा ये वाला, हाँ। सो ठीक है, ये इसको काट दो, ये आ गया ना आपका ओम्स, ऐसे करके ओम्स। तो I इज इक्वल टू क्या है बता दिया मैंने, V अपॉन R हो गया है ना, और R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन I। अपनी मर्ज़ी से बना लो इसकी इक्वेशंस। सो चलो फिर ये वाला हो गया ना, दूसरा वाला पेज ले लेते हैं। तो ये आपकी आ गई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, अलग से सेपरेट लिख दिया, बुक में से लिखनी होगी तो बुक में से लिख लेना, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ आ गया। ओम्स लॉ कैन बी इजली वेरीफाइड बाय फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, है ना। रेसिस्टर चाहिए आपको, एमीटर चाहिए, वोल्टेज चाहिए, बैटरी चाहिए, प्रेटेस्ट रिक्वायर्ड है ये, ठीक है। प्रेटेस्ट रिक्वायर्ड है, रेसिस्टर, एमीटर, वोल्टेज, बैटरी, प्लग की, रियोस्टैट, ठीक है। रियोस्टैट वही है ना बैटरी से कनेक्टेड, उसके साथ बैटरी के साथ जो कनेक्ट होता है। ये आ गई आपकी सर्किट डायग्राम जो अभी करवाई है आपको बुक में, ठीक है। सेल्स लगाए हैं, वोल्टेज जो है वो पैरेलल है इसके, एमीटर जो है वो सीरीज़ में है, ठीक है। की यहाँ पे है, बनावट थोड़ी सी डिफरेंट है, आगे पीछे है, डिस्टेंस का वर्क है तो चीज़ें सेम ही है सब कुछ। तो प्रोसीजर पढ़ लो फटाफट इसका, अब टाइम नहीं वेस्ट करते। प्रोसीजर आ गया, इनिशियली द की के इज़ क्लोज्ड, इनिशियली की को क्लोज रखना है, एंड रियोस्टैट इज एडजस्टेड टू गेट द मिनिमम रीडिंग इन द एमीटर ए एंड वोल्टेज ए, ठीक है ना। उसके बाद द करंट, मैं जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको बुक से, ठीक है। ये बस आंसर है, रिटर्न में आपको अच्छा लगेगा, अच्छा आंसर मिल जाएगा, बस वही है, लिख लो अपनी कॉपी पे।
The current in the circuit is increased gradually by moving the sliding terminal of the rheostat, and during the process the current flowing in the circuit and the corresponding value of the potential difference across the resistance is recorded. उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है, बार बार रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। समझ आ गई है ना, मत बोलोगे। द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज, इसको इंक्रीज करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे बारी बारी, बाय मूविंग द स्लाइडिंग टर्मिनल ऑफ द रियोस्टेट। उसमें स्लाइडिंग टर्मिनल लगा होगा रियोस्टेट के अंदर, उसको इंक्रीज करनी है वोल्टेज। इस तरह से रियोस्टेट में टर्मिनल लगा होगा ना, ऐसे करके तो वोल्टेज इंक्रीज करती जानी है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं सपोज कर रही हूँ कि आपको पता होगा, कि नहीं पता है तो छोड़ दो। बस इतना याद रखो कि ऐसे करके यहाँ पे एक वो है एरो है, तो एरो करके हम लोग इसको आगे आगे बढ़ाएंगे और वोल्टेज बढ़ती जाएगी। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ सिस्टम है, तो इसको रियोस्टेट बोलेंगे, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो करंट है जो फ्लो कर रही है सर्किट के अंदर, और जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या करेगी, अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बस मतलब इतनी लंबी लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि करंट को पढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी पड़ेगी और उसको हमने रिकॉर्ड करना है। ये इन शॉर्ट ये लिखा है इतनी बड़ी लाइन में, और कुछ नहीं है। दिस वे डिफरेंट सेट्स, इसी तरीके से ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसी तरीके से हमने डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है वोल्टेज और करंट की। एंड फॉर ईच सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वी एंड आई, द रेशियो ऑफ वी अपॉन आई जो है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी, ठीक है। जब हम लोग वी और आई की बहुत सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, वी अपॉन आई की वैल्यू भी निकल जाएगी। अभी किया ना एक्टिविटी वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। हर किसी ने अपना अपना आंसर दिया होता है, मतलब एक ही होता है सबका। सो व्हेन यू कैलकुलेट द रेशियो वी अपॉन आई फॉर ईच केस, यू विल कम टू द नोटिस दैट द ऑलमोस्ट द सेम, सारी वैल्यू सेम आ रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर प्रूफ हो गया, जो कि कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मतलब एक जैसा रहता है। तो प्लॉट करो अभी ग्राफ, है ना, हमारा ग्राफ इस तरह से आता है। ये v हो गया, ये i हो गया, ये v हो गया, ये i हो गया, ठीक है ना। हमारा स्ट्रेट ग्राफ आ जाएगा, ये आ जाएगा i, ये आ जाएगा v, है ना। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इस तरह से। समझ आ गई। तो प्लॉट ऑफ द करंट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, इट विल बी क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगा। शो दैट i जो है वो इज प्रोपोर्शन ऑफ क्या है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आई इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है, प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL। इसी के साथ तुम्हारा ओम्स लॉ जो है वो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी भी तुम लोगों को ओम्स लॉ नहीं आया ना, तो तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हें खींचने हैं मैंने, सच्ची में तुम लोगों को कुटुक पढ़नी चाहिए। तो अभी ये इसका रेसिस्टेंस वाला थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो भी मैं पढ़ा देती हूँ आपको। 27 मिनट ही हुए हैं, सिर्फ 40 मिनट की क्लास लूँगी, आती हूँ, वेट। तो ये वापस आ गए बुक के ऊपर, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ लिया ओम्स लॉ की सारी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट, ये सारी की सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर होते हैं रेजिस्टेंस जिसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द, किसकी रेजिस्टेंस, कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो चलो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, आपके साथ। यहाँ इतना ठीक है। सो एक्टिविटी है आपकी 12.3, कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेल। एक काम करो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ जिसमें सेल है, एमीटर है, निक्रोम वायर है ऑफ द लेंथ L, ठीक है, उसको मार्क कर दो और एक की भी प्लग कर देना। तो ये आ गया तुम्हारा सेल, ये आ गया मीटर, ये आ गया की, और ये निक्रोम वायर्स है, ठीक है। फिगर 2.5 में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है, नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द एमीटर, ठीक है। प्लग करो, की को प्लग करो और नोट करो एमीटर की रीडिंग्स को। उसके बाद रिप्लेस द निक्रोम वायर टू द अनदर निक्रोम वायर ऑफ द सेम थिकनेस। दूसरी निक्रोम वायर लगाओ, उसकी थिकनेस सेम होनी चाहिए बट ट्वाइस द लेंथ, लेकिन लेंथ को बढ़ा लो, लेंथ को डबल कर लो। पहले इतनी लेंथ थी, अब इतनी कर लो, डबल कर लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद एमीटर की रीडिंग फिर से मार्क करो, लिखो। नाउ रिप्लेस द वायर विद द मोटी, पहले पतली थी, फिर इसको डबल कर दिया, पहले मोटी थी, इतनी थी निक्रोम वायर, फिर इन्होंने क्या किया, इसी को डबल कर लिया, ठीक है, इतनी कर ली। अब इससे भी मोटी वाली ले लो, ठीक है, मोटी वाली ले लो। तो नाउ रिप्लेस द वायर विद द थिकर निक्रोम वायर ऑफ द लेंथ सेम रखना, बस पतली से मोटी वाली ले लेना, इतनी मोटी ले लेना,
ठीक है। अ थिकर वायर हैज़ अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑब्वियसली अब इसके एरिया में और इसके एरिया में डिफरेंस नहीं है क्या, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। फिर से नोट करो करंट थ्रू द सर्किट। उसके बाद इंस्टेड ऑफ टेकिंग द निक्रोम वायर, अब एक काम करो, निक्रोम वायर मत लेना, अब लेना कॉपर वायर, ठीक है। चौथी पांचवी रीडिंग है ये। इन द सर्किट एंड लेट टू बी द वायर टू बी द सेम लेंथ, और लेंथ सेम रखना कॉपर वायर की, ठीक है। ये निक्रोम वायर थी और अब कॉपर वायर लो, ठीक है। कॉपर वायर ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज दैट ऑफ फर्स्ट निक्रोम वायर एंड नोट करो वैल्यूज़ को। नाउ नोटिस करो डिफरेंस इन द सर्किट इन ऑल केसेस एंड डज द करंट डिपेंड, क्या करंट डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, ऑब्वियसली करेगी, ठीक है ना। डज द करंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड, क्या ऐसा है, ठीक है। मोटाई से, लंबाई से और मटेरियल चेंज से फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट, इससे हमें ये ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीज़ कर रही है टू 1/2। अगर हम लोगों ने निक्रोम वायर पहले इतनी ली थी तो इसको डबल जब किया मैंने तो इसकी जो है रीडिंग भी आधी डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। 1/2 व्हेन द लेंथ इज डबल, ऊपर पढ़ा हमने, है ना। द रीडिंग इंक्रीज, द मीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन, मीटर रीडिंग बढ़ गई जब हम लोगों ने मोटी वायर ली ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ ली इज यूज्ड इन द सर्किट। द चेंज इन द मीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन द वायर इज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अच्छा, मीटर की रीडिंग चेंज होगी जब हम लोगों ने डिफरेंट मटेरियल की ले ली, वायर ले ली, ठीक है, लेकिन लेंथ सेम थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, ठीक है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ ने बोला, ये बताया ना ओम्स लॉ ने कि वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। प्रिसाइज मेजरमेंट जो होती है, हैव शोन द रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। ये जो प्रिसाइज मेजरमेंट्स होती हैं, ये जो किसी भी चीज़ को, किसी सर्किट को बनाने के लिए प्रिसाइज मेजरमेंट्स ली जाती हैं, ठीक है, हैज शोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, और ये प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। लेंथ के ऊपर, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, साइज के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, सबके ऊपर डिपेंड करती है। दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है ना। अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा ना। एरिया ऑफ, ये क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बट रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बट रेसिस्टेंस, सेम रेसिस्टेंस इज क्या है, क्या हो गई इसके, वो हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है ना। लेंथ बढ़ेगी लेकिन एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर अपॉन ए इसका। अब इसका भी हम लोगों ने कांस्टेंट लेना है, आर का भी कांस्टेंट लेना है, तो आर का कांस्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू, कांस्टेंट हटाया, ये एक हटा दिया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमने साइन लिया रो इज इक्वल टू एल इंटू ए, ठीक है। रो लिया एल इंटू ए, ये आ गई आपकी वैल्यू, यहाँ पे लिखी है, ये आ गई यहाँ पे, ये आ गया ना जो मैंने लिखा अभी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास आ गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए आ गया। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया तो उसकी जगह आया आर इज इक्वल टू रो, पी की तरह होता है ये, ठीक है, अपॉन ए, ठीक है। तो ये आ गया आपका, वेयर रो क्या है, इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इसी को बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट। रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। द एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी इज ओम्स मीटर, ठीक है। सो इट इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, यही है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। एंड द मेटल्स एंड द अलॉय हैज़ वेरी लो रेसिस्टिविटी, और इसकी मेटल्स की रेसिस्टिविटी कम होती है, मेटल की, क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं ना, तो उसकी रेसिस्टिविटी कम होती है, रोकने की पावर उसमें कहाँ होती है, वो तो अच्छे कंडक्टर है, उसमें रेसिस्टिविटी थोड़ी होएगी, है ना। रेसिस्टेंस किसमें होगी बच्चा, जिसमें कंडक्शन कम होती है उसमें रेसिस्टिविटी ज़्यादा होएगी, है कि नहीं। कंडक्शन जो होती है रेसिस्टिविटी के ऑपोजिट होती है ना। तो इसने बोला द मेटल एंड द अलॉय हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी, क्योंकि मेटल कंडक्टर होते हैं, ठीक है, उनकी रेंज कितनी रहती है 10⁻⁻8, इतनी कम होती है, ओम्स टू 10⁻⁻6 ओम्स होती है, ठीक है ना, मीटर। बट अगर हम लोग इंसुलेटर
दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये जो होते हैं एलॉयज गुड कंडक्टर होते हैं। बट इंसुलेटर्स की अगर हम लोग बात करें लाइक रबड़ एंड ग्लास, है ना, इंसुलेटर्स की बात करें लाइक रबड़ एंड ग्लास, ठीक है, तो इनका ऑर्डर, रेसिस्टिविटी का ऑर्डर कितना ज़्यादा है, ये माइनस में नहीं जाता, ये प्लस में जाता है, वो भी एक्सेप्शन में 10⁻12 टू 10⁻−17 ओम्स पर मीटर। देखो कितना ज़्यादा है। तो बोथ द रेसिस्टेंस एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरीज विद द टेम्परेचर, ठीक है, तो बोथ द रेसिस्टेंस एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी करते हैं टेम्परेचर के साथ। ओके, वेरी विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में फ़र्क पड़ता है। प्लास्टिक भी पिघल जाता है गर्मी के साथ, पता है ना, नहीं, ग्लास में भी फ़र्क पड़ जाता है, उसमें भी वो क्या बोलते हैं उसको, वो हो जाते हैं ऐसे, ग्लास प्योरिटी ऑफ द ग्लास भी डिक्रीज़ हो जाती है उसमें, है ना, छः दाना शुरू हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। रेसिस्टेंस क्या होती है, रूपना होती है ना, तो प्लास्टिक में भी चेंज आ जाता है गर्मी की वजह से, इसलिए बोल रही हैं कि बोथ रेसिस्टेंस एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी करते हैं टेम्परेचर के साथ। सो टेबल है रिवील दैट द रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉयज, एलॉय में कितनी रेसिस्टिविटी होती है, इन जनरली हायर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। कुछ मेटल्स में से एलॉय में ज़्यादा रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, एलॉय जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, जैसे रबड़ हो गया इंसुलेटर, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टाइम के साथ, उनमें कुछ ना चमक में वो फ़र्क पड़ जाता है, बड़ा फ़र्क पड़ता है। मिल्की ग्लास नहीं हो जाते, ग्लासेस मिल्की हो जाते हैं ना, ग्लास में भी फ़र्क पड़ जाता है, प्लास्टिक तो पिघल जाता है ना, फ़र्क पड़ जाता है, उसकी डीमोल्ड हो जाना शुरू हो जाता है, या फिर उसकी शेप और उसकी चमक में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन एलॉयज नहीं चमकते, एलॉय मेटल होते हैं, मेटल से ही बनते हैं, तो वो नहीं डीऑक्सीडाइज होते क्योंकि उनको अच्छे से बनाया जाता है एलॉयज को, ठीक है ना। इवन मेरी रिंग ये जो है इटालियन सिल्वर, ये भी एक एलॉय है। आपके घर में ये जो क्या नाम है इसका, पीतल होती है, पीतल क्या है, वो भी एलॉय है ना। पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताना मुझे, पता है किसी को, कमेंट करके बताओ अगर किसी को पता है तो, सच्ची बोल रही हूँ। उसको एक हार्ट मिलेगा प्यारा सा मेरी तरफ से, लास्ट में बताती हूँ पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सो बर्न रेडली विद द हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, सो वो हाई टेम्परेचर पे बर्न होते हैं, सो दैट्स वाई वो डीमोल्ड नहीं होते, कौन, एलॉयज। तो फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज एज इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं, लाइक किस में, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, ठीक है ना। अब आयरन वगैरह में मेटल लगे होते हैं लेकिन हमें करंट कम पड़ती है ना, तो वहाँ पे एलॉयज लगाए होते हैं। टोस्टर में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ किया जाता है। टंगस्टन इज़ यूज्ड, टंगस्टन महंगा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। पहले ना बल्बों में ना कार्बन लगाया होता था लेकिन वो जल्दी झड़ जाता था, ख़राब हो जाता था। आजकल बल्ब में फिलामेंट्स के तौर पे टंगस्टन यूज़ करना शुरू कर दिया, तो टंगस्टन में पावर ज़्यादा होती है, जितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी हो तो वो ख़राब नहीं करता, वो जलना शुरू हो जाता है लेकिन ख़राब नहीं होता, है ना। वेयरस कॉपर एंड एलुमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, लेकिन ये जो कॉपर होता है ये गुड कंडक्टर है, तो इसको थोड़ी ना इसमें यूज़ करेंगे, रेसिस्टेंस के लिए इसको थोड़ी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपर एंड एलुमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स में। तो ये आपकी रेसिस्टिविटी लिखी हुई है, एक चार्ट सा बनाया हुआ है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर्स का नाम लिया हुआ है पहले तो, और इनकी रेसिस्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी, कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी कम होती है, माइनस में जाती है। तो सिल्वर की इतनी है 1.60, कॉपर की इतनी है 62, एल्युमिनियम की 2.63, मतलब अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, कम होती जा रही है इस तरह से। मैंगनीज तक ले लो नाम इसका, अभी याद तो होगा नहीं, ये बस देख लो, कुछ की अगर इंपॉर्टेंट है तो वो पूछ लो, पूछनी होगी तो लर्न कर सकते होगे। तो ये देखो, यू नीड नॉट टू मेमोराइज दिस वैल्यूज़, सो यू कैन यूज़ दिस वैल्यू फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएंगी। ये ऐसे लर्न नहीं करना है, क्या करना टाइम वेस्ट करके, ठीक है ना। ये एलॉय हो गया, एलॉयज में कौन कौन सा, कॉन्सिस्टाइन, ठीक है, इसकी रेसिस्टिविटी कितनी है। फिर उसके बाद कॉन्सिस्टाइन किसका एलॉय है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये काम का है, कॉपर एंड निकल का। फिर मैंगनीन है, कॉपर, ये क्या है, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया। फिर निक्रोम हो गया, निक्रोम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। एंड इंसुलेटर तो हमें पता ही है, ग्लास, सिल्वर, डायमंड, इनकी रेसिस्टिविटी तो अल्लाह कितनी ज़्यादा है ना। पेपर ड्राई वगैरह, ये सब ड्राई पेपर, सूखा पेपर, लास्ट में लिखा हुआ है। इबनॉइड, ये प्लास्टिक वो होता है, ग्लास, इबनॉइड ग्लास होता है, ग्लास, ठीक है ना। और डायमंड हो गया, हार्ड रबड़ एंड ग्लास हो गया, तो ये सब हो गया। तो ये रेसिस्टिविटी का आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, इतने सारे क्वेश्चन। मैं थक गई, रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द रेसिस्टर, बाकी कल करेंगे यार, मैं थक गई।
अच्छा, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंस पैरेलल आ गया, ये मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है ना। अब मैं थक गई हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो पढ़ा देती हूँ आपको। चलो पढ़ा देती हूँ। सो एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 12.3। हाउ मच करंट जो है वो विल इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ड्रॉ करेगा फ्रॉम द 200 to 0 वोल्ट सोर्स। कितनी करंट ड्रॉ करेगा, कितनी करंट लगेगी इतने बल्ब को जलाने के लिए। इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब ऑफ द फिलामेंट, जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है उसकी रेसिस्टेंट अगर है 1200 ओम्स, ठीक है, तो हाउ मच करंट विल द इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल जो है वो फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स एंड इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉयल इस कितनी है 100 ओम्स। तो चलो फिर करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है, फर्स्ट पार्ट ये हाउ मच करंट विल, ये वाला जो इलेक्ट्रिक बल्ब है 220 का सोर्स का रेसिस्टेंस है उसकी बल्ब की इतनी 1200। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, तो वोल्ट होगी आपकी इतनी, रेसिस्टेंस होगी इतनी, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपॉन आर, ऐसा ही है। तो वी अपॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा 220.100। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो ये आ गया 60, ये आ गया 11। अब फिर से इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसमें 0.18 एमीटर आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा क्या बोला, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कितना ड्रॉ करेगा अगर इतनी वोल्ट और इतना ओम्स है। इसमें रेसिस्टेंस दिया है और वोल्ट दिया है, करंट निकालनी है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपॉन आर, है ना। तो वी कितना है 220 अपॉन ओम्स 100, ठीक है। सॉल्व करो इसको तो यह आ जाएगा 2.2, है ना एमीटर। चलो अगला करो। अगला वाला क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटर इज़ कितनी है, मतलब V इज इक्वल टू कितनी है 60 वोल्ट, है ना। और करंट कितनी आएगी, I इज इक्वल टू है 4 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। व्हाट इज़ द करंट ऑफ द हीटर, कितनी ड्रॉ कर रहा है करंट इन इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम लोग इसको इंक्रीज़ कर जाएँ 120। तो पहली वाली निकालो, हाँ ये वाली निकालो पहले, ठीक है ना। पहले ये वाली निकालो, 60 और 4 वाली निकालो। तो 60 और 4 वाली रेसिस्टेंस आ गई तुम्हारी V अपॉन आई इज इक्वल टू 60 वोल्ट अपॉन 4A इज इक्वल टू 15 ओम्स, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, तो 150 और ओम्स हमें दिया हुआ, आई करंट निकालनी है हमको, तो फार्मूला चेंज कर लेंगे ना हम लोग, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर आ जाएगा। तो आर हमने रेसिस्टेंस निकाल दी, रेसिस्टेंस सेम रहती है ना, रेसिस्टेंस को थोड़ी चेंज किया। तो 120 ओम्स एंड 15 ओम्स कितना आ गया 8 एम्पियर करंट आ गई, ठीक है। मतलब सेम फॉर्मूले से क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ द लेंथ कितनी 1 मीटर है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला ड्रामा है यहाँ पे। 1 मीटर वायर है और उसमें ओम्स है, रेसिस्टेंस है 26 ओम्स और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर, अगर हम लोग क्या करें, इसका 0.3 mm उसका डायमीटर है, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर, ठीक है ना। यूजिंग द टेबल का यूज़ करके प्रेडिक्ट करो मटेरियल ऑफ द वायर को। तो पहले आंसर निकालो फिर प्रेडिक्ट कर लेना, टेबल को देख के प्रेडिक्शन कर लेना, ठीक है। तो क्या वी हैव गिवन रेसिस्टेंस कितनी है 26 ओम और डायमीटर कितना है 0.3 mm। इसको 0.3 को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो mm में क्या है, कितने ज़ीरो लगेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, है ना, 1 सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो टोटल मिला के कितने हुए 3, है ना, 3 हो गए नहीं, और 1 पॉइंट तो इसके पास पहले से ही है, तो 1 0 इसका आ गया, ठीक है। 1 आ गया मल्टीप्लाई 2 0 आपके मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के, और 1 है सेंटीमीटर को मिलीमीटर कन्वर्ट करने के, 0 आ गया एक्स्ट्रा, 4 0 हो गए। मतलब उल्टा करते हैं ना हम लोग, अब बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो नेचुरल सी बात है डिवाइड होगा। तो ये 4 0 आ गए ना, तो ये 4 जो -4 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वही है। तो लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर है, सो देयरफॉर हमारा जो सेकंड फार्मूला लिया था रो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कितना था, रो लेंथ अपॉन एरिया, यही था ना। तो रो कितना आ गया हमारे पास, अगर हम लोगों ने रो निकालना है, रेसिस्टिविटी निकालना है, रेसिस्टिविटी रो क्या था, रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर था ना। तो रो निकालना है तो हमारे पास अगर फार्मूला आ जाएगा ए, है ना, आर, एरिया उल्टा हो जाएगा। देखो रेसिस्टेंस था रो एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए उधर चला गया तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू क्या है रो, यही हो जाएगा ना, यही लिखा है इन्होंने। तो रो इज इक्वल टू
आर ए अपॉन एल हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ द मेटालिक वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखना चाहिए था ना, तो पाई आर स्क्वायर वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस, ये क्या है, आर पाई डी स्क्वायर, सर्कुलर है क्या, सर्कुलर थोड़ी ना, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है इसका, डायमीटर दिया, वायर मोटी हो ना, मोटू है ना ऐसे करके वायर, तो उसका डायमीटर दे के रखा है ना, आर डी का होल स्क्वायर, और डी है तो रेडियस होगा इसका हाफ होएगा ना, 0.3/2 हो जाएगा इसका रेडियस निकालने के लिए, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। अब वायर हमारी इतनी मोटी है तो यहाँ पे इसलिए नाम दिया, आर का तो आ गया रेसिस्टेंस, एरिया है ना, तो एरिया क्या है, एरिया सर्कुलर डायामीटर है ना, तार ऐसे पतली सी होती है ना, लेकिन ऐसे करके 0.3 mm दी हुई है ना, तो तार का एरिया लिखना आना ना, लेंथ ऑफ द वायर तो ठीक है, लेकिन इसकी मोटाई भी तो होगी ना कुछ उसका, इसका ये जो सर्कल है ना, इसका पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 लिख दिया, क्योंकि 2 का 4 होता है ना, ये इसलिए वो ये लिया हुआ है इसका, डी का होल स्क्वायर अपॉन आर, ये आपको कंफ्यूज किया हुआ है, आप इसको ये ले दो, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल लिख दो, और आर कितना है, आर है डी इज इक्वल टू 0.3 है ना, तो आर इज इक्वल टू 0.3/2 आ जाएगा, है ना, तो वैल्यू पुट करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, कितनी हो जाएगी, आर कितनी है हमारे पास रेसिस्टेंस, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, लेंथ कितनी है 1 है ना, आर रेसिस्टेंस कितनी है 26 है, तो 26, देखो 26 22/7, ये सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, आर कितना था 0.3/2 मल्टीप्लाई 0.3/2 हो गया, अपॉन 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ कितनी है एल कितना 1 ना, तो नीचे से अब इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। और डायामीटर को चेंज किया था ना अपॉन 4 करके, अच्छा इन्होंने डायामीटर को हमने चेंज भी तो किया था ऊपर, इसको डिवाइड बाय 4 करके हम लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल, नहीं समझ आएगा मेरे को लिख देना कमेंट में, मैं करा दूँगी फिर से। द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना आया, 1.84 × 10⁻⁻6 ओम्स पर मीटर। तो आप अब इसको चेक कर सकते हो कि ये रेसिस्टिविटी किसकी है, चेक कर सकते हो, ये मैंगनीज के आसपास आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, करा देती हूँ ये भी। वायर ऑफ द गिवन मटेरियल है, उसकी लेंथ इतनी है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ए है, हैज़ द रेसिस्टेंस इतनी है, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, दूसरी वायर ऑफ द सेम लेंथ 1 सेम नहीं है, हाफ हो गई, एंड द एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, तो क्या होएगा, R1 इज इक्वल टू फर्स्ट वायर आपकी इतनी है, R1 जो है वो है रो L/A, इतनी है 4 ओम्स, ये दिया हुआ है, तो दूसरी वाली R2 कितनी हो जाएगी, ओम्स L का हाफ कर लो, एरिया डबल हो गया, है ना, एरिया डबल हो गया, तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि L/2 × 1/2A आ जाएगा ना, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/L4A आ जाएगा, तो बाकी L इज इक्वल टू 1 है, एम्पेयर कितना है, ये भी 1 है, तो आंसर आ जाएगा 1/4 R1। R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 R1 हो जाएगा, ठीक है। तो R2 कितना हो जाएगा, 1 ओम्स, तो रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज इक्वल टू 1 ओम्स, ठीक है। सो आज काफ़ी ज़्यादा मैंने ओम्स लॉ के रिलेटेड, रेजिस्टेंस के रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और ये रहे आपके क्वेश्चन, तो ये लोग करो, नहीं होते हैं तो मुझे बता देना, वो आपको कमेंट्स लिखने पड़ेंगे उसके लिए, तो है ना, बिना कमेंट में मैंने नहीं देना। और रेसिस्टेंस आगे करेंगे, कल करेंगे हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इसमें सीरीज़ और पैरेलल आएंगे, रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द रेसिस्टर, सीरीज़ और पैरेलल, रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन ऑफ पैरेलल्स, पैरेलल, ठीक है ना। उसके बाद है ये सारा मैं करवा दूँगी आपको, फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, फिर क्या आएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फिर इलेक्ट्रिकल पावर कितनी हो क्या होती है, एंड इसी के साथ फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर्स, 2 या 3 लेक्चर्स चाहिए इसको, ठीक है, तो हो जाएगा फिनिश। मैं थक गई, तो चलो फिर मिलते हैं कल, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। आपको प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, है ना, एंड कमेंट इट डाउन, ओके। सो लेट्स लर्न विद द DA,
मैं दीपिका आनंद, आपकी टीचर, अभी आपको कहती हैं अलविदा, बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं कल दोबारा।